A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला चिकित्सालय में हुआ हंगामा, अस्पताल स्टाफ और मरीज के परिजनों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। सहेली के भाई ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, सहेली के भाई सहित 5 युवकों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। कला कॉलेज में मांगों के समर्थन में छात्रों ने शुरू की भूख हड़ताल। छात्रों ने कहा, कला महाविद्यालय में है अव्यवस्थाएं। कालीबोरी अंडरपास निर्माण की धीमी गति क्षेत्र के लोगों के लिए बनी परेशानी। 1 माह से निर्माण कार्य है ठप। और अब खबरें विस्तार से। टपुगड़ा कस्बे के हैप्पी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल लादिया में अध्ययनरत छात्र चेतन पुत्र हेमंत कुमार सिंगल ने ऑल इंडिया जेईई एडवांस परीक्षा में AIR 600वीं रैंक हासिल की है। विद्यालय चेयरमैन संजय लांबा व प्रिंसिपल संगीता सिन्हा ने छात्र के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। प्रिंसिपल ने बताया कि 7वीं जिला स्तरीय कूड़ो टैलेंट में हैप्पी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल लादिया के बच्चों ने विभिन्न वर्गों में अपना हुनर दिखाया और बहुत ही कम समय में प्रैक्टिस के बावजूद अलग अलग ग्रुप के बच्चों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। 50 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिनमें विद्यालय के छात्रों ने अधिकतम मेहनत परिश्रम करते हुए ट्रॉफी हासिल की। इस सफलता पर विद्यालय के चेयरमैन संजय लांबा व प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बच्चों को धन्यवाद दिया व भविष्य में इसी प्रकार मेहनत करते हुए विद्यालय का नाम रोशन करने की आशा जताई। अलवर जिले के नौगांवा थाना अधिकारी सुनील डाक को पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अमृत कलश ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नौगांवा अधिकारी सुनील डाक ने गोविंदगढ़ व रामगढ़ में हुए आपराधिक मामलों में तीव्र गति से कार्य करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में उत्कृष्ट कार्य किया। पुलिस सेवा में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अलवर जिला योगा एसोसिएशन के ही ओर से जिला स्तरीय योगा प्रतियोगिताओं का आयोजन खैरतर कस्बे में किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के विभिन्न आयु वर्ग के अनेक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसी प्रतियोगिता के दौरान खैरतर की किन्हीं 2 नन्ही बालिका जीविका केवलानी और दिव्यांगी केवलानी के विश्व कीर्तिमान की भी बनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष व विधायक दीपचंद खेरिया ने बालिकाओं द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें बच्चों को एकता और संस्कारों का पाठ पढ़ाना चाहिए, जिससे देश का नाम रोशन करने वाली ऐसी पीढ़ी को बढ़ावा मिल सके। बच्चों की इस उपलब्धि पर उन्हें कोच हरिओम सैनी की सराहना की। उल्लेखनीय है कि बालिका जीविका केवलानी व दिव्यांगी पूर्व में भी जिला स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। आज पुनः जिला स्तर पर प्रथम आने पर व कीर्तिमान बनने पर उनके योगा क्लब की व विद्यालय में हर्ष की लहर दौड़ गई। प्रतियोगिता में 8 से 10 वर्ष छात्र वर्ग में जीविका केवलानी प्रथम, प्रियांशी चौधरी दिव्यांगी लालवानी द्वितीय रहे। इसी तरह छात्र वर्ग में सौरभ गुप्ता प्रथम, नवनीत द्वितीय, गिरीशित तृतीय स्थान पर रहे। 10 से 12 छात्र वर्ग में यश प्रथम, गजेंद्र द्वितीय, दीपांशु तृतीय रहे। इसी आयु वर्ग में छात्रा वर्ग में प्रिया यादव प्रथम, हर्षिता द्वितीय रहे। 12 से 14 वर्ग छात्र वर्ग में कृष्णा प्रथम, गर्वित द्वितीय स्थान पर रहे। 14 से 16 वर्ष छात्रा वर्ग में साक्षी प्रथम, 16 से 18 वर्ष छात्रा वर्ग में कंचन सैनी प्रथम, 18 से 21 आयु छात्रा वर्ग में लक्षिता प्रथम, 18 से 21 आयु छात्र वर्ग में जिगर शर्मा प्रथम, 35 से 45 वर्ष महिला वर्ग में रचना चौधरी प्रथम, 45 से अधिक आयु वाली महिला वर्ग में सुशीला यादव तथा सुमन यादव प्रथम स्थान पर रहे। कार्यक्रम में विधायक दीपचंद खेरिया के साथ पार्षद जाजन मुलानी, कर्ण सिंह चौधरी, कीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष शेर सिंह सैनी, शिक्षाविद जसवंत सिंह, PTI हरवीर सिंह भड़ाना, राजस्थान पुलिस में कार्यरत राष्ट्रीय खिलाड़ी टिंकू कुमार, परिविंद्र सिंह ठाकुर, नवीन मंगल आदि के साथ अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
खैरतल कस्बे में हरसोली रोड पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में सोमवार को उपखंड स्तरीय शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान किसान आयोग उपाध्यक्ष किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया रहे। मुख्य अतिथि खेरिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की ओर से जाति पाति की भावनाओं को भूलते हुए भाईचारे की भावना को बढ़ाते हुए एक दूसरे से मिलकर रहने के उद्देश्य से प्रतियोगिताओं का करवाया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम चरण में ग्रामीण स्तर पर ओलंपिक प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन कराया गया। अब उपखंड स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है तथा इसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा, प्रधान बीपी सुमन सहित तहसीलदार व अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। प्रतियोगिताओं में करीब 150 टीमें भाग ले रही हैं। कस्बे के प्रताप स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम व जिला परिषद की जिला कार्यकारी अधिकारी अर्पिता शुक्ला की मौजूदगी में हुआ। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मार्च पास्ट की सलामी दी व जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने झंडारोहण कर प्रतियोगिताओं को शुभारंभ की घोषणा की। जिला कलेक्टर ने महिला क्रिकेट का बल्ले से बॉल को हिट कर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रतियोगिताओं में पूर्व टीम प्रभारियों से परिचय किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने प्रताप स्टेडियम में प्रतियोगिताओं की तैयारी की सराहना करते हुए एसडीएम व उनकी टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जितना अच्छा ये मैदान है, जहां गांव में खेल का मैदान नहीं है, वहां नरेगा के माध्यम से खेल मैदान स्वीकृत कर प्राप्त कर सकते हैं। भू आवंटन दानदाता अपनी जमीनी दान देकर सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने एसडीएम व विकास अधिकारी से कहा कि वे ये जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लें, यह साबित करके दिखाएं कि राजगढ़ ब्लॉक के प्रत्येक गांव में प्रतिभाओं के लिए खेल मैदान बने। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में करीब 2800 टीमें हैं, जिनमें से 32,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजगढ़ ब्लॉक में 11,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने यहां के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी जिला व राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं, खेल को प्रतिस्पर्धा मानकर खेले, प्रतिद्वंद्विता मानकर ना खेले। वहीं चिरंजीवी योजनाओं को लेकर आमजन को जागरूक लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक को पूरे राजस्थान में ऐसा बना सकता है कि जिसमें प्रत्येक घर को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिल सके। इस अवसर पर एसडीएम ओम प्रकाश मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल, तहसीलदार जुगिता मीणा, डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल, थानाधिकारी वीरेंद्र यादव, जिला खेल अधिकारी सब्बर प्रताप, पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया, एनएल वर्मा, राजेश शर्मा, ठेकेदार सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। थानागाजी कस्बे में अलवर मार्ग पर स्थित खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार, तहसीलदार थाना अधिकारी रामजिला, लोकेश मीणा, बीसीएमओ योगेश, सीबीओ मंगल राम सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 2100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 4 दिन तक होने वाली प्रतियोगिताओं में अध्यापक, शारीरिक शिक्षक छात्रों को अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं करवाएंगे। जी में आज ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के पश्चात ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक शहरी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मेरे पीछे कबड्डी के खेल की प्रतियोगिता आज जारी है। इनको लेकर के पुलिस प्रशासन, उपखंड प्रशासन सारा मौजूद है। यहाँ पर जहाँ देखें वहाँ कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 4 दिन के लिए आयोजित इन प्रतियोगिताओं के अंदर हजारों छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। क्षेत्र के समस्त शारीरिक शिक्षक जो हैं वो खेलकूद प्रतियोगिता के अंदर भाग लेकर के शिक्षकों को एवं स्कूलों के शिक्षकों का, छात्रों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय जल परियोजना में नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की केंद्र सरकार की ERCP योजना में राजस्थान के 13 जिलों में काहट कैनाल और रूपानेल नदी को जोड़ने की मांग को लेकर रामगढ़ कस्बे में एसडीएम कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन चूडनी के नेतृत्व में हारून खान की अध्यक्षता में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन को समर्थन देने के लिए भरतपुर से पूर्व सांसद पंडित रामकिशन शर्मा, डी कहेमर और नगर के किसानों के साथ पहुंचे। धरना प्रदर्शन करने वालों को संबोधित
संबोधित करते हुए डीग के किसान मोहन सिंह गुर्जर और पंडित रामकिशन पूर्व सांसद ने बताया कि यह योजना 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के समय बनाई गई थी और उस समय जिन अधिकारियों ने यह योजना को अमलीजामा देने के लिए तैयार किया था, आज वही अधिकारी केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय में बैठकर इस योजना का विरोध कर रहे हैं और राज्य सरकार को इस योजना को बंद करने के बारे में लिख रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में कांग्रेस की सरकार का खामियाजा क्षेत्र की आम जनता और आम किसान को भुगतना पड़ रहा है। रामगढ़ क्षेत्र का दिन प्रतिदिन जल स्तर गिरता जा रहा है, जिससे किसानों के सामने सिंचाई के लिए पानी का विशेष संकट छाया हुआ है। केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय लोगों को पानी के लिए पेयजल की गारंटी योजना लेकर आई है, जिसको तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च कर बोरिंग और पाइपलाइन बिछाए जाने की योजना है, जबकि क्षेत्र की कोई स्थायी नदी नहीं है जो कि हमेशा बहती रहती है और धरती में भी जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ऐसे में हर घर जल की नल की योजना भी फ्लॉप हो गई है। भूतपूर्व सांसद पंडित रामकृष्ण ने बताया कि इस बारे में मैंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान के 13 जिलों के 13 सांसदों से फोन पर बात कर ERCP योजना से घाट के पानी और रूपाले नदी को जोड़ने का आग्रह किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस मामले में सकारात्मक विचार रखते हैं और वह इसके लिए तैयार भी हैं, जबकि केंद्र में बैठे अधिकारियों ने इस योजना को बंद कराने के लिए बारे में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को बंद न करते हुए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, लेकिन अकेले राज्य सरकार इस योजना को पूरी तरह लागू करने में समर्थ नहीं है। इसके लिए क्षेत्र के किसानों को पार्टी बाजी से दूर हटकर बड़ा आंदोलन करना होगा, तभी केंद्र सरकार बनेगी। 97 वर्षीय पंडित रामकृष्ण ने बताया कि चंबल नदी का 50,000 क्यूसेक पानी समुद्र में व्यर्थ बह रहा है, जबकि हमें क्षेत्र की समस्या समाधान के लिए मात्र 3200 क्यूसेक पानी की पर्याप्त है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार के बीच में क्षेत्र और आम किसान पिस रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान अलावड़ा के पूर्व सरपंच कमल चंद, किसान जसमेर सिंह, चूड़नी किसान यूनियन के हारून खान व चिड़वाई ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच राम स्वरूप, सरपंच सुरेश वर्मा, डीग के मोहन सिंह गुर्जर सहित अनेक वक्ताओं ने कहा कि यदि इस योजना को लागू नहीं किया जाता और इस योजना का जिस पार्टी की सरकार विरोध करेगी, किसान उसका विरोध करे। मध्य प्रदेश और हरियाणा में यह योजना लागू हो चुकी है। करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन करने के बाद चूड़नी किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम SDM की अनुपस्थिति में तहसीलदार धीरेन्द्र करदम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वीरेंद्र गौड़, भूतपूर्व सांसद पंडित रामकिशन, चिड़वाई सरपंच सुरेश वर्मा, पूर्व सरपंच राम स्वरूप, अलावड़ा के पूर्व सरपंच कमल चंद, इब्राहिम खान, हरियाणा से भरतपुर, इंदल जाट, डीग से मोहन सिंह गुर्जर, डीग राहुल खान, जसमेर सिंह, ध्रुव सिंह नरूका, हरियाणा के इब्राहिम खान, जुम्मा खान, तौफिक खान सहित अलावड़ा, मालपुर, रामगढ़, सिरमौर, मांदला, निवाली, जोड़ली क्षेत्र के अनेक किसान मौजूद रहे। हमारे राजस्थान के 13 जिलों के लिए ईस्टर्न कैनाल योजना बनी है और इस योजना में प्राथमिकता दी गई है पेयजल के लिए, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद उद्योग। असल में राजस्थान में कोई 12 महीना बहने वाली नदी तो है नहीं। ये 7 नदियों को रोककर जिसमें काली सिंध वगैरह नदी है, मेज, काली सिंध वगैरह नदियों के पानी सरप्लस पानी को रोककर लाया जा रहा है। इस योजना को शुरू हुए सारी बात इन लोगों ने बता दी। 17 में ये योजना फाइनल हो गई। मुख्यमंत्री उस समय बीजेपी की थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस योजना को अब तक मंजूर नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का आग्रह है सरकार से कि आप इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करें, क्योंकि अगर राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं करते तो फिर राजस्थान सरकार अपने साधनों से इस योजना को पूरा नहीं कर पाएगी। ये योजना थी 47,500 करोड़ की, 37,500 करोड़ की थी जब ये बनी थी और 7 वर्ष में काम पूरा होना था, लेकिन अब 7 वर्ष तो वैसे ही निकल गए। योजना की लागत बढ़ रही है। इस योजना में अड़ंगा ये लगाया जा रहा है कि जिन लोगों ने राजस्थान में रहकर इस योजना को बनाया था वो अब दिल्ली में पहुंच गए और वही लोग ये कह रहे हैं कि योजना में 50% की बजाय 75% का हिस्सा तय करो। अगर हम 75% वाले मामले को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर पेयजल के अलावा राजस्थान को कोई पानी मिलेगा नहीं। इस समय जो राजस्थान सरकार के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन पर कर्ज भी है
केंद्र की सरकार ने योजना बंद करने को लिख दी है, तो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम योजना को स्वीकार करेंगे। और इस साल उन्होंने 10,000 करोड़ करीब रुपए का प्रावधान किया है। तो इस योजना के लिए मेरा कहना ये है कि बिना संघर्ष के अब केंद्र सरकार उसको मानने वाली है नहीं, और जब तक जनता का दबाव नहीं पड़ेगा जब तक इस योजना को मानने वाले हैं नहीं। मैंने एमपीओ से बात कर ली, मंत्री से बात कर ली, सिंचाई मंत्री से बात कर ली, स्पीकर से बात कर रही, सबसे बात कर ली, और मैंने उनसे एक बार कहा था कि तुम राजस्थान के 13 जिलों के जो एमपी हैं एक बार प्रधानमंत्री के पास जाओ, पर उनमें किसी में हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की जाकर कह रहे हैं कि आप इस योजना को लागू करने का वायदा करके आए थे, फिर इस योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं। अब तो केवल जनता ही है जो जनता के दबाव से इस योजना को पूरा करेगी, और राजस्थान सरकार इस योजना को पूरा करेगी। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। यह है कल मैंने पता लगा ERPC जो नहर परियोजना है, आज किसानों ने अलवर जिले की रामगढ़ तहसील में चंबल का जो पानी आ रहा है उसके रूपर रेल नदी के लिए मांग करिए। और जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, और यहाँ की 20 साल से लगातार बारिश कम होने से किसानों के जल स्तर बहुत नीचे है, फसल उगाने के लिए बड़ी समस्या है। तो किसान चाहते हैं कि उनको चंबल का पानी मिले, और चंबल का पानी हमारे यहाँ रूपर रेल नदी जाती है उसमें जुड़े, जिससे सभी किसानों को फायदा हो। इस पर अभी तक 10 साल हो गए, कोई भी सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बातें करती है, वादे कोई कुछ नहीं करती और अपने वादों को कभी पूरा नहीं करती। तो मजबूर होके इसमें किसानों ने एक आंदोलन की तैयारी की है। आज हमने रामगढ़ एसडीएम कार्यालय में इस योजना के बारे में ज्ञापन दिया है, जिससे हमारी मांग है हमें जल मिले और रूपर रेल नदी में पानी मिले। कस्बे के स्टेशन रोड पर स्थित प्रदेश प्रसिद्ध भूड़ वाले हनुमान मंदिर के समीप साइड में खड़ी एक प्राइवेट बस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। प्रभात समय होने के कारण कोई जनहानि या बड़ा हादसा होने से टल गया। सोमवार सुबह करीब 4 बजे रोड के समीप खड़ी प्राइवेट बस ने अज्ञात कारणों के चलते आग पकड़ ली। कॉलोनी के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह करीब 4:15 बजे टायर फटने जैसी एक जोरदार आवाज आई। बाहर जाकर देखा गया तो बस अपनी जगह से बैरों की बाग की दीवार में जाकर भिड़ी हुई थी, जिससे बाग की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। करीब 3 फुट ऊंची आग की लपटें बस में से उठ रही थी और देखते ही देखते बस के टायर, सीट, बॉडी व अन्य जगह से चीजें राख में तब्दील हो गई। शोर शराबा सुनकर करीब आधा दर्जन से अधिक लोग मौके पर एकत्रित हो गए, जिनमें बस का ड्राइवर पूरन भी मौजूद था, जिन्होंने समीपी कॉलोनी के गंदे बदबूदार पानी को बस पर फेंकना चालू किया। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक टायर, सीट कवर आदि सामान जलकर राख हो चुका था। जानकारी के अनुसार बस मालिक का नाम मनीष कपूर पुत्र हुकूमत कपूर निवासी नौगावा होना बताया है। रामलीला समिति क्लब तांगा स्टैंड पर 23 अक्टूबर से रामलीला का निःशुल्क मंच प्रारंभ होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे गणेश पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत कर रामचरितमानस पाठ का प्रारंभ होंगे। उसके बाद से ही रामलीला का 75वां निःशुल्क मंचन प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्य अतिथि एसपी तेजस्विनी गौतम, अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, अति वरिष्ठ अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सराहन व नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट होंगे। कोषाध्यक्ष जगदीश मिनोचा ने बताया, कोरोना के चलते 2 साल बाद रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला की शुरुआत आबादी के बाद से ही की जा रही है। पहले हजारों की संख्या में भीड़ लगती थी, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक दौर में टीवी, मोबाइल की बढ़ती उपयोगिता के कारण दर्शकों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। 12 दिन चलने वाले यह कार्यक्रम 23 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें दशहरे के पर्व पर छुट्टी रहेगी। लीला का आयोजन किया जा रहा है क्या? पिछले आज़ादी के बाद से सन 48 से चल रहे हैं और आज इस वर्ष हमारा 75वां रामलीला महोत्सव मना रहे हैं। जो इस वर्ष हमारी 23 तारीख से इसका आरंभ किया जाएगा, इसकी तैयारियां बड़े ही जोर शोर से प्रारंभ की जा रही है। पिछले 2 वर्षों में हालांकि कोरोना काल था, उस वजह से थोड़ी हमें दिक्कत आई थी और रामलीला का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार पूरे जोश खरोश के साथ सभी कलाकार मिलकर प्रतिदिन शाम को रिहर्सल करते हैं और 23 तारीख की तैयारियों के लिए सभी लगे हुए हैं। जी, तो सर यहाँ निःशुल्क रखी जाती है रामलीला? नहीं, यह हमारी रामलीला
प्रारंभ से ही जब से ये आरंभ हुई है निःशुल्क किया जाता है। पूरा प्रदर्शन जो है निःशुल्क किया जाता है। कहाँ से लोग इसको हमारे यहाँ पे शहर के सभी जगह से लोग आते हैं, छोटे बड़े हर तरीके के लोग आते हैं। पहले शुरू में प्रारंभ में जब तो आरंभ हुआ था यहाँ पर हजारों की भीड़ आती थी। दिल्ली अपने गजवट से और अपने रेलवे स्टेशन साइड से वहाँ के सभी लोग आते थे। लेकिन जैसे जैसे अब टीवी का और मोबाइल का क्रेज बढ़ गया, हालांकि पब्लिक अब भी आती है लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पूरा उत्साह पब्लिक में भी पूरा है। कितने दिन आयोजन किया जाता है? इसका आयोजन 12 दिन किया जाता है, लेकिन इसमें एक दशहरे के दिन हमारा अवकाश रहता है, उस दिन हम नहीं करते। पंजीयन विभाग की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर पेनल्टी ब्याज की छूट योजना का लाभ उठाने के लिए क्षेत्र के किसानों और आम जनता से तहसीलदार धीरेन्द्र करदम ने आह्वान किया। पंजीयन विभाग से कराई गई रजिस्ट्री नामांतरण भूमि पट्टों के पंजीयन दौरान किसी कारणवश या जानबूझकर कम जमा कराए गए पंजीयन शुल्क या ऑडिट अनुसार वसूली जाने वाली शुल्क राशि सरकार द्वारा पेनल्टी और ब्याज सहित वसूली की जाती है। लेकिन इस समय सरकार द्वारा पंजीयन विभाग की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर छूट दी जा रही है, जिसका किसानों को लाभ उठाना चाहिए, जिससे किसानों को ब्याज और पेनल्टी से राहत मिलेगी, साथ ही सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। इसलिए किसानों और आम जनता को इस योजना का शीघ्र लाभ उठाना चाहिए। रामगढ़ सभी रामगढ़ वासियों से अपील करता हूँ कि इस टाइम पर सरकार की ओर से ब्याज और पेनल्टी की पंजीयन की वसूली में छूट चल रही है। अतः आप इस माह में अगर इन वसूलियों को अपनी जमा कराते हो तो इससे राजस्व सरकार को भी और आपको भी दोनों को फायदा है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वसूली में सहयोग करें और आपसे जब भी आपसे हम मिलें या आपसे कॉल करें तो आप इसको भरने में हमारी मदद करें, जिससे आपको भी फायदा होगा। तहसीलदार साहब, ये पंजीयन क्या मामला है? ये पंजीयन ये मामला है, जैसे कभी कोई पार्टी अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए आती है तो भाई देवे गलती से या भूलवश कई बार क्या है स्टाम्प पूरा नहीं भरा जाता है, कोई कमी की वजह से स्टाम्प पूरा भरने में कम जमा कराई जाती है। तो स्टाम्प ड्यूटी बाद में कभी ऑडिट में या कभी डॉक्यूमेंट को चेक करने में या मौका निरीक्षण में कभी ये चीज़ें पकड़ में आती हैं। उसके जरिए इनको नोटिस के जरिए इनको खबर भी करी जाती है कि भाई आप स्टाम्प ड्यूटी की कमी है, इसको भरवाया जाए। तो ये क्या लंबे टाइम तक इकट्ठी होती रहती है, उनके पास ब्याज भी लगती है, उनकी पेनल्टी भी लगती है। तो इस टाइम पे ब्याज और पेनल्टी छूटे, आपको जो मूल जो स्टाम्प ड्यूटी जो कमी भरी गई थी वही भरना है। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला नीति आयोग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में अलवर न्यायाधीश ने शिरकत की। कार्यवाहक प्राचार्य सरस्वती मीना ने जानकारी दी कि एक विशेष कार्यक्रम में अलवर की अपर जिला व सेशन न्यायाधीश मीना अवस्थी ने विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, यौन उत्पीड़न कानून, दहेज निवारण कानून और संपत्ति के अधिकार से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। न्यायाधीश ने अपने व्यक्तित्व में छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं को न्यायिक क्षेत्र में सेवा अवसरों की जानकारी देते हुए उनके उन्नत भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के आरंभ में कार्यवाहक समन्वयक डॉक्टर अंशु पुरी ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला नीति कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा से अवगत कराया। महाविद्यालय की छात्र संघ कार्यकारिणी से उपाध्यक्ष कुमकुम ने न्यायाधीश का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं महासचिव राजा भारती, संयुक्त सचिव रणजीत सिंह ने न्यायाधीश को स्मृति चिन्ह भेंट किया। छात्रा रिंकी खातून ने न्याय की देवी की हस्त निर्मित कलाकृति बनाकर न्यायाधीश को भेंट की। सह आचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता ने महाविद्यालय परिवार की ओर से विद्यार्थियों को आवश्यक कानूनी मार्गदर्शन देने के लिए न्यायाधीश का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सह आचार्य ओम प्रकाश यादव, राजवीर मीणा, विक्रम सिंह यादव, देवेंद्र कपूर, रमेश चंद, विक्रम सिंह गुर्जर, शिवराम मीणा, सौम्या बैराट आदि सदस्य उपस्थित रहे। सहायक आचार्य दीपक चंदवानी ने कन्या भ्रूण हत्या पर एक भावपूर्ण गीत सुनाया तथा कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी
रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे नेहरू नगर, अलवर। डीसीबी बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने डीसीबी सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के डीसीबी सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के डीसीबी फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। डीसीबी गोल्ड लोन अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। डीसीबी बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। एनएबी थाना पुलिस ने फर्जी किरायानामा निरस्तीकरण के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि एनएबी विस्तार योजना से एक मकान में 71 बोतल शराब जब्त की गई थी, जिसमें एक मकान मालिक हेमंत सोनी ने अपना मकान विनय यादव को किराए पर दे रखा था, जिस पर थाना पुलिस ने विनय कुमार को अवैध शराब रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। विनय कुमार ने हेमंत सैनी द्वारा किए गए किरायानामे को फर्जी तरीके से निरस्त फेरबदल कर कोर्ट में पेश कर दिया और उसके आधार पर जमानत ले ली। जब इस प्रकरण की जानकारी मकान मालिक हेमंत सैनी को लगी तो उन्होंने हेमंत द्वारा कोर्ट के जरिए थाने पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया कि किराएदार विनय यादव ने फर्जी किरायानामा तैयार कर जमानत ली है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किरायानामा की जांच करवाई। एफएसएल टीम से फर्जी होना पाए जाने पर मुस्लिम विनय यादव को गिरफ्तार किया गया। विनय कुमार हाल में बुध बिहार व उससे पहले दिवाकरी में रह रहा था। ये पिछले वर्ष अवैध शराब की कार्रवाई की गई थी। एनएबी विस्तार योजना में मकान में से 71 बोतल शराब जब्त की गई थी। मकान मालिक हेमंत सैनी था, जिसने उक्त मकान किराए पे दे रखा था विनय कुमार यादव को, जिस पर विनय कुमार यादव को उस समय उस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के दौरान विनय कुमार यादव द्वारा जो किरायानामा हेमंत सैनी ने उसको लिख के दिया था, उसको फर्जी तरीके से निरस्त करने का प्रमाण पत्र बना के और उसको कोर्ट में पेश कर दिया और उसके आधार पर जमानत ले ली। इस बात फर्जी तरीके से बनाने की जानकारी परिवादी हेमंत को हुई तो परिवादी द्वारा थाने पर कोर्ट के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरा फर्जी हस्ताक्षर करके और ये एक फर्जी किरायानामा निरस्तीकरण बनवाया है, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए उस किरायानामे के जांच करवाई, एफएसएल से जांच करवाई। एफएसएल से जांच से वो फर्जी होना पाए जाने पर आज कल मुलजिम विनय कुमार यादव को हमने गिरफ्तार किया गया है। ये विनय कुमार यादव वर्तमान में बुद्ध विहार डी ब्लॉक में रह रहा है और उससे पहले दिवाकरी में रहता था। अलवर शहर के कालीमोरी स्थित रेलवे अंडरपास पर धीमी गति से चल रहा कार्य आमजन के लिए मुसीबत बन गया। अंडरपास के कार्य को बीच बीच में रोकने से कार्य की गति धीमी पड़ रही है। वहीं यह प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय सीमा से भी लेट चल रहा है। इसके कारण व्यापारियों, स्थानीय दुकानदारों और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि आसपास से आने वाले ग्रामीणों, कॉलोनी वासी व आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह अंडरपास बनने से पहले काफी राजनीति हुई, बड़ी मुश्किलों से यह प्रोजेक्ट अमल में आया। 2 साल पहले टेंडर हुए, लेकिन पिछले 1 महीने से काम पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है। रेलवे की ओर से कार्य कछुए की चाल से किया जा रहा है। इस कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा हादसे होने की संभावना बनी है। पॉलिटेक्निक के छात्र चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि कार्य जारी है, लेकिन विगत कुछ समय से कार्य बंद है। इस अंडरपास के समय पर नहीं बनने के कारण लोगों को पैदल 1.5 से 2 किलोमीटर तक लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, जिससे महिलाएं, बुजुर्गों व बच्चों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर समय पर इसका कार्य पूरा हो जाए तो लोगों को काफी सहूलियत होगी। यहाँ को हो गया कम से कम ना तो 1 महीना हो गया।
टेंडर भी है जो 2-3 साल पहले छूट चुका है, पैसे भी वो भी बजट भी इनका पास हो गया और अब काम स्लो चल रहा है इसका, कोई काम अंदर काम वो प्रोसेस में चल ही नहीं रहा। और ये सीढ़ी है, ये जाड़ बना रखा है, ये भी खराब होने को जा रहा है, इसमें भी जंग लग रही है। आपको क्या समस्या आती है? समस्या है कि हमको काफ़ी दूर से वहाँ से घूम के 1 किलोमीटर का काटना पड़ता है, चढ़ाई है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, साइकिल वाले तो जाने में असमर्थ हो रहते हैं और ये परेशानी ज़्यादा आ रही है। तो ये अंडरपास बनने से हमको सुविधा ज़्यादा मिलेगी, आने जाने की परेशानी मिलेगी। अब कितने दिन से काम रुका हुआ है यहाँ पे? ये तो रुक रहा है, 20-25 दिन से रुका पड़ा है, जब से सीढ़िया को जाल बनाया जब से। अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पता नहीं क्यों काम स्लो कर रखा है इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है। इसमें एक तो ये दिक्कत है, इसमें इसका काम बहुत दिनों से स्टार्ट है, लेकिन अभी इसका काम बस कागजों में स्टार्ट है और स्टार्ट नहीं हुआ है। और एक हमको यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि जो फाटक बंद करा है इस पर पुलिस वाले लगा रखे हैं, ये हमको निकलने नहीं देते यहाँ से। तो हमको 1-1.5 किलोमीटर के समथिंग राउंड लगा के जाना पड़ता है फेर पे। और अंडरपास का काम थोड़ा आगे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ फाटक है वहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा। इससे जिस कॉलोनी को दिक्कत है उसको तो वही दिक्कत रहेगी, वो वहाँ पे जाएंगे बस। क्या नाम है आपका और क्या करते हो आप? मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है और मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से छात्र हूँ। अंडरपास बने हुए मतलब चालू हुए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन ये काफ़ी समय से रुका हुआ है। एक तो क्या है, जहाँ से बनना था वहाँ से तो बना नहीं, ये काफ़ी दूर बना है, जिससे क्या है कि कॉलोनी के मेन जो कॉलोनी की समस्या थी वो तो बरकरार है, उससे कोई मतलब ही नहीं हो कि अंडरपास बने या ना बने। और दूसरी बात ये है कि एक तो पैदल जाने वाले यात्रियों को काफ़ी समस्या हो रही है, इस टाइम बंद पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो कृपया करके इसको चालू करवाएं जल्दी से जल्दी। और एक ये समस्या हमारे सामने ये आती है कि अंडरपास जो है वो पूर्णतः आगे की बजाय पीछे बने, फाटक के पास। ये है मेन समस्या। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय खेलों की शुरुआत सोमवार से हुई। अलवर शहर के प्रताप स्कूल के खेल मैदान पर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें उमरैन पंचायत समिति की बालिकाओं को खेलने से रोक दिया गया। इस पर बालिकाओं ने विरोध शुरू किया, जहां पर मीडिया के पहुंचने पर बालिकाओं को खेलने की अनुमति दी गई। उमरैन पंचायत समिति से आई हॉकी टीम से खेलने वाली बालिका प्रियंका वर्मा ने बताया कि उनकी टीम पूर्व में हुई राजीव गांधी ओलंपिक खेल में पंचायत समिति में जीत कर आई है और अब वे ब्लॉक स्तर पर यहां खेलने के लिए आई है, लेकिन उन्हें आयोजकों ने हमसे आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज की मांग लिया और यह कहा कि आप लोग नहीं खेल सकते। वहीं उसके बाद बालिकाओं ने विरोध किया और मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो आनंद फानन में उन्हें खेलने की अनुमति दे दी गई। टूर्नामेंट के संयोजक कैलाश चंद्र बसवाल ने बताया कि आज से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय गेम्स की शुरुआत हुई है और यह सुबह केसरपुर में हुए उद्घाटन मैच में चले गए थे और पीछे से निर्णायकों ने उमरैन पंचायत समिति से आई बालिकाओं को किसी कारणवश रोक दिया था, लेकिन मेरे आने के बाद सभी बालिकाओं को खेलने की अनुमति दे दी गई। चाहिए और कौन से खेल हो रहे हैं? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, हम उमरैन से खेले थे डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में अब हमारे 7:30 बजे मैच था। अब इनने हमारा डॉक्यूमेंट्स मंगवाया था, आधार कार्ड। हमने उनको आधार कार्ड शो कर दिया और उसकी फोटोकॉपी और फोटो। और लड़कियां प्रेजेंट में इन्हें लड़कियां बुलाई थी सारी, हम लड़कियां भी लेके आ गए। अब इन्हें ऑप्शन उठाया है कि तुम नहीं खेल सकते, तुम उमरैन से नहीं हो। इसके बाद में पता नहीं क्या इशू है इनका, क्या दिमाग में चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हमसे तो ये बोला है कि तुम जाओ अपनी फाइल लेके इधर से, हमने तुम्हें टीम से बाहर निकाल दिया। पंचायत समिति के हम उमरैन से हैं। और यहाँ पर गेम किसके हो रहे हैं? ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे हो रहे हैं। तो इसमें उमरैन पंचायत भी है? उमरैन पंचायत से खेलते हैं। फिर आपको मना क्यों कर दिया गया है? पता नहीं सर, आधार कार्ड भी दिखा दिया हमें। ये बोल रहे कि तुम खुदनपुरी की भी हो और उमरैन की भी हो, तो इसलिए तुम्हें नहीं खिला सकते हम, तो इस वजह से। क्या नाम आपका? प्रियंका वर्मा। शुरू है जो गेम क्या है? मैं कैलाश चंद्र बसवाल, संयोजक हॉकी टीम। आज ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ। मैं उद्घाटन मैच केसरपुर में था। केसरपुर से आने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया और जैसे मैं आया मैच सुचारू रूप से चालू कर दिए गए
किसी तरह की कोई विवाद। उमरैन पंचायत समिति की कोई बच्चियों की टीम है, उनको खेलने से रोका गया, क्या कारण रहा उसमें? मेरे आने से पहले निर्णायकों ने ये कहा कि ये शहर के बच्चे हैं, शायद खेले या नहीं खेले, और मेरे आने तक, संयोजक के आने तक इन्होंने रोक रखा था। इस दौरान बीच में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये मैं नहीं जान पाता। बाकी मैंने आके सबको अलाउ कर दिया, सब खेलेंगे। क्या नाम है? सब खेल रहे हैं। क्या नाम और पद है सर? कैलाश चंद्र बसवाल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटला। यहाँ संयोजक के पद पर मुझे लगाया गया। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लवीना व्यास को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 दिन पहले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हुकुमुद्दीन के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया था, जिसमें से अभी तक किसी भी मांग पर कॉलेज प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर आज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हुकुमुद्दीन ने अपने समर्थकों के साथ अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हुकुमुद्दीन खान ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं का प्रवेश हो चुका है उनकी कक्षाएं नियमित रूप से शुरू की जाए और उनको उनका विषय और सेक्शन दिया जाए, कॉलेज का परिचय पत्र दिया जाए, लाइब्रेरी जो कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा केंद्र बना रखा है उसको खाली करवाकर उसमें छात्र छात्राओं के लिए पढ़ने की व्यवस्था कर विद्यार्थियों के लिए 10 से 5 बजे तक खोला जाए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हुकुमुद्दीन के कार्यालय में कॉलेज में जिम खोली गई थी, जिसको कार्यालय खत्म होने के बाद में बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है उसको दोबारा चालू किया जाए, शौचालय की व्यवस्था, सफाई कराई जाए और उसमें पानी की व्यवस्था की जाए, पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, भारी लोगों को रोक लगाई जाए, कॉलेज गेट पर गार्ड लगाया जाए। इन सभी मांगों को कॉलेज प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, जिनको लेकर मांगे पूरी नहीं होने तक छात्र संघ के हित के लिए आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन जारी करी है, ये हमने आज से 4 दिन पहले 7 सितंबर को कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया था और जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी, उनमें से अभी तक कॉलेज प्रशासन सभी मांगों को नजरअंदाज करता रहा, एक भी मांग पूरी नहीं की। जबकि कॉलेज में जो लाइब्रेरी है वो एग्जाम सेंटर बना रखा है, कॉलेज के पढ़ाई चालू नहीं हो रही और बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल रही, लाइब्रेरी की रीडिंग हॉल नहीं खुल रही, लाइब्रेरी की पुस्तक बच्चों को उपलब्ध नहीं हो रही जो कोर्स की है, लाइब्रेरी में अखबार की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी बिल्कुल ताला लगा हुआ है और जो कक्षाएं हैं बच्चों को ये नहीं पता कि उसकी कौन सी कक्षा है, कौन सा उसके पास विषय है, कौन सा उसका सेक्शन है। 2 महीने निकल चुके, आखिर कॉलेज प्रशासन बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? जो बच्चे हैं कॉलेज के, जो रेगुलर बच्चे हैं, 80 लाख रुपए सालाना फंड देता है कॉलेज विकास के लिए, कहाँ जा रहा है 80 लाख रुपए कॉलेज के बच्चों का? कहाँ उसका कहाँ भुगतान कर रही है कॉलेज प्रशासन? उसका विकास समिति क्या कर रही है? कॉलेज कैंपस के अंदर कुत्ते सो रहे हैं, डॉगी सो रहे हैं, कॉलेज की टेबलें बाहर पड़ी हैं, गेट नहीं खुल रहे, पंखे नहीं चल रहे। जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने जिम चालू करवाई थी, मेरे कार्यकाल खत्म होने के बाद में आज तक जिम पे ताला लगवा है। शौचालय में लोग दारू पीकर बोतलें डाल जाते हैं, उसमें पानी की सुविधा नहीं है। आखिर बच्चों की इतनी मांगे हैं और बच्चे इतना फंड दे रहे हैं, 80 लाख आप यकीनन करो कि 1 करोड़ के लगभग बन रहे हैं। 1 करोड़ में अगर कॉलेज प्रिंसिपल चाहे तो बच्चों को एक बच्चों को अलग अलग और एक कमरे का सुविधा कर सकती है, लेकिन उसमें से आपने कॉलेज कैंपस को देखो, आपको एक भी कोई सुविधा मिल जाएगा। बच्चे कब पढ़ेंगे? बच्चों को यही नहीं पता कि उनकी कक्षाएं कब से चालू हैं, बच्चों का सेक्शन कौन सा है, बच्चों के पास विषय कौन सी है बच्चे के पास। आखिर बच्चे क्या करें? हमने जब भूख हड़ताल के लिए प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया था तो 1 दिन की मांगे हैं हमारी। प्रिंसिपल चाहे तो 1 दिन में ये सारी मांगे पूरी हो सकती हैं, सारा काम करा सकती है, लेकिन प्रिंसिपल सिर्फ ऐसी में हवा खाती है बैठकर और कुछ नहीं है। क्योंकि इनके बच्चे तो पढ़ते नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में किसानों के बच्चे पढ़ते हैं और किसानों के बच्चों को किसी को फिक्र नहीं है, किसान के बच्चे कहाँ जाएंगे? कब तक जारी रहेगा आपका ये? अब ये हमने धारणा कर ली है, जब तक हमारी एक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी और कॉलेज प्राचार्य को ऐसी से बाहर निकलकर यहाँ हमारे बीच में हमसे आकर बात नहीं करते, हमको आश्वासन और ये काम करके नहीं देंगी, जब तक हम भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। महिला चिकित्सालय में प्रसूता की सार संभाल व सही ढंग से देखभाल नहीं करने को लेकर महिला के परिजनों व डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ में विवाद हो गया। अस्पताल में हंगामा इतना हुआ कि नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर सहित परिजनों में अस्पताल परिसर में आपस में धक्का मुक्की हो गई। इस मामले को लेकर नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टरों ने अस्पताल में कार्य बहिष्कार कर दिया। करीब 1 घंटे तक अस्पताल का कार्य बंद रहा। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस महिला अस्पताल पहुंची और हंगामा कर
कर रहे प्रसूता के परिजनों को पकड़कर कोतवाली थाने ले आई और नर्सिंग स्टाफ से समझाइश कर कार्य शुरू करवाया। इस सूचना पर हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल स्टाफ, नर्सिंग और स्टाफ और मरीज के परिजनों से उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और दोनों पक्षों में समझाइश कर मामले को शांत करवाया। प्रसूता के परिजन जरसीद खान ने बताया कि धोली देवी रामगढ़ स्थित नगली मेगा की रहने वाली है। इसके रामगढ़ अस्पताल में कल डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद धोली देवी को ब्लीडिंग नहीं रुकी। इसके बाद उसको रामगढ़ अस्पताल से महिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। उसके बाद धोली देवी को महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके ब्लड की कमी होने पर डॉक्टरों ने परिजनों से ब्लड का इंतजाम करने के लिए कहा, जिस पर परिजन 1 यूनिट ब्लड को इंतजाम करके लेकर आए और महिला को ब्लड चढ़ाया गया। लेकिन जब महिला को दूसरी यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ी तब परिजन ब्लड लेकर आए तो उन्होंने मरीज पर ध्यान नहीं दिया और उनको ब्लड नहीं चढ़ाया। इसके बाद महिला के परिजनों को अस्पताल से बाहर करने के लिए बोला और कहा कि आप अपने मरीज को ले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नर्सिंग स्टाफ द्वारा मरीज और उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार कर धक्का मुक्की की गई। मरीज की देखरेख व सार संभाल नहीं की गई, जिससे मरीज की स्थिति काफी सीरियस हो गई, जिस पर अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। अलवर के पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि जैसे ही महिला अस्पताल में झगड़े की सूचना मिली, उसके बाद तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया गया और नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टरों के साथ में महिला के परिजनों से अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की की। उस मामले में कोतवाली थाना पुलिस को 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया और पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। वहीं नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टरों ने महिला चिकित्सालय में चौकी खुलवाने की मांग को लेकर शहर कोतवाल राजेश शर्मा को ज्ञापन दिया और मांग की है कि आए दिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ मरीजों के परिजनों द्वारा धक्का मुक्की, मारपीट और अभद्र व्यवहार किया जाता है, इसलिए अस्पताल परिसर में चौकी खोली जाए। रामगढ़ भर्ती करी थी। क्या नाम है उसका? बहू का तो पता नहीं, वो हमारी बहू लगती है, हमारे लड़के की। और सुबह वहाँ से रेफर कर दिया 5 बजे, यहाँ भर्ती कर दिला के। और लाने के बाद में जैसी लाया उसी को यहाँ ही कुछ कोई देखा भाड़ी ना करी। अब 10 बजे कह रहा है क्योंकि इसको इमरजेंसी में भेजो, इसके लिए ब्लेड लाओ। ब्लेड लेने चले गया वहाँ बैंक में, 3 घंटा वहाँ लाइन में रहा, वहाँ से ब्लेड लेके नहीं लाया। फिर ब्लेड रखो रहो, उसको भी नहीं लगा रहे। जब उनसे बोलिए भैया ने, जब उनसे उठ पटांग और वो बोल रहा है ले जाओ तुम्हारा मरीज को। कौन बोल रहा था? वो डॉक्टर जो देख रहे हैं। अच्छा, तो वो बोल देते पहले कि भाई इमरजेंसी में जाएगी, ब्लेड की जरूरत है, हम ब्लेड लाता हमारे मरीज के लिए। नहीं, उनका कहना ये है कि आपके करीब 10-15 लोग अंदर हंगामा करके आए हैं। एक भैया हमारे 10-15 कहाँ भाई, एक मरीज के संग 10-15 थोड़ी रहेंगे, हम तो घर से खाना वाना लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब उन कहने से क्या है? अब क्या हुआ फिर यहाँ पर? अब जो भी हुआ भैया पुलिस लेगी। अच्छा, अब पूरी डिटेल को अब हमको तो अंदर बढ़वाए कहाँ दे। क्या नाम है आपके भैया का? इलियास। कहाँ के रहने वाले हो? नंगली मेगा का। उसको पुलिस लेगी? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाकम है। बड़ा वाला भैया है। तो डिलीवरी हो गई क्या? हाँ, डिलीवरी तो होगी, लड़की हुई है, वो रामगढ़ हो गई। अच्छा, तो खून की कमी के कारण उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। अच्छा, ब्लीडिंग हो रही है उसकी, इसलिए आप यहाँ लेकर आए थे? हाँ, वहाँ से रेफर यहाँ कर दिया, कलोर ले जाओ आप। ठीक, नहीं सही है। आप बताइए क्या हुआ? जी, माई सेल्फ जरसीद खान और हम सर नंगली मेगा से हैं। हमारा पेशेंट कल रामगढ़ गया था, वहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई थी। तो रात से उसकी क्या है कि ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही थी। रामगढ़ से उसको रेफर कर दिया गया अलवर के लिए। अलवर यहाँ करीब 3 बजे पेशेंट को लाया गया था। 3 बजे के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे, किसी ने इमरजेंसी के लिए कोई ब्लड के लिए हमारे लिए ये नहीं बोला कि अभी तुरंत के तुरंत ब्लड लेके आओ आप। जब पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया, उसके ऑक्सीजन वगैरह लग गया, करेड़े बढ़ने लग गए, तब हमारे लिए इमरजेंसी के लिए ब्लड बोला था। जब उसकी जान निकलने लग गई थी पेशेंट की, तब हम ब्लड लेके आए तुरंत। उसके बाद तुरंत ब्लड लाने के बाद भी उसमें काफ़ी लापरवाही कर दी थी। 2 घंटे बाद ब्लड चढ़ाने के लिए बोला था। वहाँ हमने ज़्यादा इमरजेंसी की तो भैया इसको बचाने की कोशिश करो प्लीज़, इसके अभी आप ब्लड लगाओ। तो अभद्र व्यवहार करने लग गए थे बहुत ही ज़्यादा। हमने बोला कि भाई ये बताइए आप, अगर हम खुद ही डॉक्टर होते तो हम ब्लड चढ़ा देते खुद ही, तो आपको पता होता था ना 3 बजे से मान ले पेशेंट इतना तड़पड़ा रहा है, तो आप पहले से ये जान लेते कि भाई ब्लड आपको अभी चाहिए, तो हम 3 बजे ही व्यवस्था करते। हम तुरंत 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करके लेके आए सर। अब 1 यूनिट ब्लड जो चढ़ रहा है
उसको भी पता नहीं किस तरीके से चढ़ा रहे हैं जबरदस्ती करके वैसे, और बोल दिया कि यहाँ से आपका पेशेंट को ले जाइए, हम कोई हाथ नहीं लगाएंगे। किसने बोला ये बात? ये सर वहाँ पे जो भी स्टाफ है ना सारा टोटल, उन्होंने बोला है। और ये लड़का है, उसके बाद ये जब बोलने लगे तो इसकी वाइफ है, इसके फिर झापट वापट दिए हैं उस नर्स ने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैम जरसीद खान है। कहाँ से आए? मैं नंगली मेगा से हूँ, रामगढ़ क्षेत्र। आपके पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का नाम धौड़ी। कहाँ की रहने वाली है वो? सर उसका जो गांव है वो नैनापुर है। अच्छा। और बाकी वो ससुराल तो नंगली में गई है। अच्छा, तो अभी कब हुई थी इनकी डिलीवरी? डिलीवरी सर कल हुई थी। क्या हुआ था इनके? इनके बेटी हुई थी। बेटी हुई थी, उसके बाद यहाँ भर्ती कराया? सर वहाँ से रामगढ़ से इनको रेफर कर दिया गया था क्योंकि ज्यादा ब्लीडिंग थी इस कारण से, तो हम वहाँ से लेकर के इसको यहाँ आ गए। सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे की बात है सर, यहाँ आ गए 3-4 बजे से उसके कोई भी। अब पुलिस किसको लेके गई है पकड़ के? पुलिस सर वो मेरे बड़े वाले भाई हैं, उससे कोई पूछताछ के लिए लेके गई है। क्या नाम है उनका? उसका नाम इलियास खान है जी। डॉक्टरों का आरोप है कि मारपीट की है, लड़ाई झगड़ा। सर कोई नहीं, देखो डॉक्टरों का सर जो आरोप है ना, वो कोई मारपीट नहीं की। वहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए हैं। हमने सिर्फ ये बोला था कि साहब आप इसको इमरजेंसी के लिए आप ब्लड लेके आए, हम प्लीज हमारे पेशेंट को बचाइए। उसके बाद जब ज्यादा बोलने लग गए तो धक्का दे के बाहर करें हम। यहाँ पर आकर के फिर यहाँ आकर के जब पुलिस आ गई, पुलिस के सामने सुनील कुमार पुलिस वाले हैं, मेरे सामने खड़े थे वो, उसके सामने इस बच्चे के झापड़ दिए हैं मेरे सामने ही। किसने दिए झापड़? किस तरह की सूचना मिली, क्या मामला है पूरा? जी, जनाना अस्पताल में SLR में एक पेशेंट रामगढ़ से रेफर होकर आया था, जिसका हीमोग्लोबिन 2.9 ग्राम था और कंडीशन क्रिटिकल थी। उस पेशेंट्स के अटेंडेंट्स ने मरीज के साथ वालों को, जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, उनके साथ हाथापाई की और उनके साथ बदतमीजी की और धमकी दी कि हमने आपको देख लेंगे, आप मरीज को कुछ हो गया तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बातें की, हरकतें की। तो स्टाफ ने भी ये बातें मान गई और इस तरीके से हंगामा रहा। मैंने जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं 2 मिनट के अंदर यहाँ पे आ गया और रास्ते में से ही मैंने कोतवाल जी को फ़ोन किया, पुलिस चौकी को मैसेज दिया और ADM साहब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो उसके बाद जो है FIR दर्ज करा रहे हैं और उनको जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करवा रहे हैं। कहाँ का रहने वाला कुछ बताया? ये हाँ, रामगढ़ के पास नगली मेघा गांव के रहने वाला पेशेंट और उसके ससुर और 2-3 लोग और थे जिन्होंने हंगामा किया। 4 लोग आइडेंटिफाइड हैं जिनको हमारा स्टाफ पहचानते हैं और मैंने वीडियो बनाने के लिए कहा था कि ऐसी बातें हैं आप वीडियो बनाइएगा कि कोई गलत बात हो रही है, आप वीडियो बनाए जिससे हमारा जो है पुख्ता हो जाए। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? मेन तो 4 लोगों के खिलाफ है, बाकी तो 15-20 लोग बता रहे थे कि करीब 20 लोग हैं, जिसमें लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे। अभी अब पुलिस चौकी की भी मांग की जा रही है, बार बार यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्या आपने एक्शन लिया? हाँ, पुलिस चौकी की मांग जनाना अस्पताल के प्रभारी ने दिया था, जिसको हमने SP साहब से भी रिक्वेस्ट किया था और पुलिस स्टाफ को भी इन्फॉर्म किया था कि जनाना अस्पताल में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और स्टाफ की शॉर्टेज है, चिकित्सा नर्सिंग स्टाफ की, तो इसलिए वर्क प्रेशर भी रहता है। तो हमने पुलिस चौकी की मांग की थी कि बार बार कोई अनहोनी घटना नहीं हो, जिससे अस्पताल की इमेज को भी धक्का लगता है। तो पुलिस चौकी होती है तो हमारे स्टाफ का भी मनोबल बढ़ता है। सर, वो लोगों का ये कहना है कि स्टाफ ने इलाज में लापरवाही करी, उनको ट्रीटमेंट दिया, उनको ब्लड नहीं चढ़ाया। नहीं, ये गलत है। मैंने देखा था, मेरे आने से पहले ही ब्लड चढ़ा हुआ था और पेशेंट्स के पास मैं गया हूँ, मैंने खुद ने देखा, उसको वेरीफाई किया है। तो आरोप जो है ज़्यादातर झूठे होते हैं। आजकल आप जानते हैं कि किस तरह से आरोप लगते हैं कि प्रेशर बनाने के लिए, काम जल्दी कराने के लिए। कोई पेशेंट सीरियस है तो वो सीरियस ही रहेगा, धीरे धीरे ठीक हो पाएगा। आदमी सीरियस 1 सेकंड में होता है, लेकिन ठीक होने में वक्त लगता है। ये बात हमको माननी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि सरकारी अस्पताल में प्रेशर ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, स्टाफ की। अलवर शहर के वार्ड नंबर 25 लालडिगी के लोगों ने अपनी पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को ज्ञापन दिया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल रहे। वार्डवासी पूनम ने बताया कि उनके वार्ड में पिछले समय से पानी की समस्या है। जलदाय विभाग से लेकर जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन किसी के द्वारा इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं का ज्यादातर समय दूसरे वार्डों व टैंकरों की लाइन में लगकर पानी लाने में निकल जाता है।
है। ओम प्रकाश ने बताया कि उनके वार्ड में गर्मियों के समय पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, टैंकरों पर निर्भर है। वहीं टैंकर वाले भी मनमर्जी से टैंकरों पर पैसा वसूल करते हैं। जलदाय विभाग को कई बार पानी की समस्या से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने समस्या का कोई समाधान नहीं किया। ओम प्रकाश ने बताया कि पहले भी जिला कलेक्टर के समक्ष पानी की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते आज कलेक्ट्रेट में आकर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को दोबारा ज्ञापन दिया गया। हम तो सब कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और फरवरी से समस्या चल रही है। बीच में भी हम कलेक्टर साहब से मिले थे, लेकिन और वाटर वर्क्स का तो अनगिनती चक्कर लगा दिए, कोई समस्या का समाधान नहीं। ज़्यादा जोर दिया तो टैंकर भेज दिया, वो टैंकरों पानी भी नहीं आ रहे, आपको बताऊँ बात। और पानी की किल्लत ऐसी हो रही है जिसको हद नहीं। कौन सी ये लालडी के मोहल्ले का है और टंकी की सब ना कह देते हैं टंकी की सप्लाई देंगे, जो टंकी की एक बूंद भी नहीं आता। या तो लाइट बंद कर दी जाए जिससे क्या है पानी आगे आ जाए। लोगों ने अवैध कनेक्शन इतने कर रखे जो कि पीछे के हम पीछे साइड में रहते हैं, तो वहाँ पानी का नाम मात्र लेस मात्र भी नहीं पहुँचता। इसलिए मतलब बड़े दुखी होकर आज कलेक्टर साहब को फिर दोबारा। कितने घरों में नहीं आ रहा? कम से कम नहीं तो 500 घर है पीछे की साइड में। कौन सा वार्ड है? लाइट ये वार्ड कौन सा है? वार्ड है साहब 25 वार्ड। तो कलेक्टर साहब से मिलने आए? हाँ, कलेक्टर साहब से मिलने आए। क्या नाम है आपका? घनश्याम सैनी। हमारे को तो काफी साल हो गए, हमारा बिल्कुल नहीं आता पानी, बहुत परेशान है। पहले हमारे टैंकर आता था, हम टैंकर से कार्रवाई हो जाता तो हमारे टैंकर ही बंद कर दी इनने। कहीं से भी हमको कहीं से भी सुविधा नहीं है, पानी बिल्कुल ही नहीं है। मतलब हम पैसे के खाते मंगाएंगे, पैसे के पानी मतलब जल जाएगा। हम इनको बिल भी दे रहे हैं, 500 भी हमारे पास बिल भी दे देते हैं नलका। हमारे जब पानी नहीं आया जब भी हमारे बिल भी दे देते हैं और पैसे मोल के डरवा रहे। ये थोड़ी है कि हम तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी इतना मजदूरी करवा जा रहे हैं। जलदाय विभाग को आपने कितनी बार अवगत करा दिया है? 1000 बार नहीं सुनते बिल्कुल भी। हमको आने का भेजिए हमको, क्योंकि आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे ऐसे कहकर हम भेज देते। आज हार मजबूर होगा आज यहाँ आए हम। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम सैनी है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 7 सितंबर से न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे परिवार के समर्थन में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की ओर से जिला कलेक्टर परिसर में रैली निकाल एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया। पीड़ितों को न्याय व दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पावटा ने अब बताया कि महादेव की हत्या के बाद से ही परिवार में भय के साए में जी रहा है। बूढ़े माँ बाप का एकमात्र सहारा और परिवार का लालन पालन करने वाले महादेव की हत्या के बाद से परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अशोक पावटा ने एडीएम सिटी को ज्ञापन देने के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए कहा, महादेव के हत्यारे खुले में घूम रहे हैं, आए दिन धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड जिला प्रशासन से जल्द ही कार्रवाई करने की मांग करता है। साथ ही महादेव की विधवा को नौकरी, बच्चों को उचित शिक्षा व बुजुर्ग माता पिता को पेंशन की सुविधा प्रदान करने की मांग करते हुए यूथ ब्रिगेड ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पावटा ने कहा कि हमारा अनशन न्याय नहीं
नहीं मिलने तक जारी है। सर, कुछ दिन पहले हमारे भाई महादेव जी के साथ और उनके परिवार के साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई। गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा छोटी सी बात के लिए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई पूरे परिवार के सामने। ये हमारे लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही निंदा का विषय है। उसके बाद में परिवार के साथ सबसे बुरा तब हुआ कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है। परिवार के जो मृतक थे भाई महादेव जी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पिताजी, उनके छोटे भाई, उनकी पत्नी काफी दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। और आज हमारी पूरी टीम, भाई रतन जी भाई साहब और उनकी पत्नी खुशबू जी दीदी और उनकी बहन काजल जी आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ये हमारी भूख हड़ताल है और अनिश्चितकाल धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और ये आंदोलन उग्र से उग्र होता रहेगा। और हमारी सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि जो आरोपी है उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। और सभी मेरा मीडिया बंधुओं से यही नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार के जो साथ में गलत हुआ है उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए तथा जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं ताकि उन पर प्रशासन कार्रवाई कर सके। और इसी के साथ जो पीड़ित परिवार है, वो बुजुर्ग माता पिता है, उनकी पत्नी है, उनको सरकारी नौकरी दी जाए और उनके परिवार को आर्थिक संबल दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक पावटा, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड। मेरे पापा को सिर्फ और सिर्फ एक पानी का बोर खोलने पर 12 दबंग लोगों ने मार दिया। हमको धमकी भी दे रहे हैं और राजीनामा का दबाव भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि राजीनामा कर लो नहीं तो तुमको भी मार देंगे। सरकार से मेरे दादाजी बहुत परेशान है। मेरे दादाजी बहुत परेशान है। कौन धमकी दे रहे हैं? दबंग लोग। क्या नाम भाई आपका? महादेव जी के लड़के हैं। शिक्षक संघ NTAI शाखा राजस्थान की ओर से 10 सितंबर से कोटा राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय बेस्ट नर्सिंग शिक्षक सम्मान समारोह में राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा और शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंजभज ने अलवर के कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरीश हॉस्पिटल के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को नर्सिंग शिक्षा में सिखाने की अवधारणा का प्रचार करके शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बेस्ट टीचर सम्मान समारोह 2022 प्रदान किया। गौरतलब है कि प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को इसी वर्ष 26 जनवरी 2022 को भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग जयपुर में भी नर्सिंग शिक्षा में दिए गए उल्लेखनीय योगदान और उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय विशिष्ट सम्मान दिया जा चुका है। और सन 2018 में भी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के दिन जयपुर में ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया NTAI की टीम राजस्थान स्टेट ब्रांच द्वारा बेस्ट नर्सिंग टीचर का अवार्ड प्राप्त कर चुका है। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को यह सम्मान मिलने पर कॉलेज में मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता और सभी स्टाफ ने हर्ष जताकर प्राचार्य को बधाई दी। हरसोली कस्बे के पास गांव दौलत राम मजारा के मोहित यादव का IIT एडवांस में चयन हुआ। मोहित यादव का चयन होने पर ग्रामीणों ने बधाई दी और मोहित यादव का चयन होने से गांव व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मोहित ने इसका श्रेय अपने पिता हरिओम यादव, माता आशा देवी व अपने गुरुजनों को दिया है। मोहित का चयन होने से गाँव में खुशी का माहौल है। हरसोली कस्बे के रविवार को डॉक्टर महिपाल भारद्वाज के निधन पर पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित जिले के कई नेता कस्बे में पहुंचे। डॉक्टर महिपाल भारद्वाज की बुखार के कारण मौत हो गई। इनकी उम्र करीब 67 वर्ष थी। भारद्वाज ने अपने जीवन काल में समाज सेवा के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर भारद्वाज के राज परिवार के साथ भी नजदीकी संबंध रहे हैं। उनके परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिले से आए मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपचंद खेरिया, कोटकासिम पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने आकर उनकी फोटो पर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए व उनकी पत्नी व बच्चों को ढांढस बंधाया। मौके पर अजीत यादव, बलराम यादव, पूर्ण दादा, वीर नारायण यादव, अजय यादव, गिरीश टाटा, रोहिताश चौधरी, योगेश मिश्रा, विक्की चौधरी, अनिल रोहिल्ला, रमेश पाशा, शैतान चौधरी, संजीव चौधरी, रण सिंह नेहरा, दीपक चौधरी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।
भारत विकास परिषद भिवाड़ी ने बाबा मोहन राम खोली धाम की सेवा परिक्रमा का आयोजन किया। परिक्रमा के संयोजक नरेंद्र शर्मा व सुनीता शर्मा कृषि वाटिका भिवाड़ी रहे। इस अवसर पर भारत विकास परिषद भिवाड़ी व अग्रवाल महासभा अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में बताया। परिक्रमा प्रभारी सुशील शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आदित्य अग्रवाल, अर्जुन गुप्ता, बीजेपी महिला मोर्चा नेत्री कंचन तिवारी, टीम मुशाशी ऑटो पार्ट्स, रमेश रावल, मुकेश त्यागी, अवधेश यादव, सूरज सिंह, योगेश त्यागी, प्रदीप भेड़ी ने मंदिर प्रांगण में जलपान की सुंदर व्यवस्था की। भिवाड़ी व्यापार मंडल अध्यक्ष महेंद्र मंगला, पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने पूरे रास्ते में जलपान की व्यवस्था की। इस अवसर पर ब्रजेश गुप्ता, अर्जुन रावत, विकास खटाना, अवतार दायमा, नरेंद्र गर्ग, रुपेश गर्ग, अभय चौहान, राम कुमार, रोमेश पांडे, संदीप सिंह, राजेंद्र चौधरी, विप्र विकास संस्थान महासचिव अशोक कौशिक, सुनील भारद्वाज, लाला दीपचंद, राज सिंह चौधरी, विपुल कुमार, भगवत गोयल, अजय एडवोकेट, सुभाष शर्मा, होरिकलाल, संजय अग्रवाल, के झा, रविंद्र सिंह, के बिस्टर, जोगिंद्र महेंद्र, दयाचंद यादव, अभय सिंह, अशोक गुप्ता, अरविंद गर्ग, डॉक्टर मुकेश, भूपेंद्र डागर, अजीत शुक्ला, धीरेन्द्र सिंह, रणबीर रॉय, संदीपन मिश्रा, बहादुर कृष्ण, आलोक त्रिवेदी, ग्रीश गुप्ता, निशा पूजा, लक्ष्मी गुप्ता, हीना रावत, साधना यादव, शारदा शर्मा, तारिका शर्मा, साक्षी शर्मा, सोनम श्रीवास्तव, मंजू शर्मा, आशा शर्मा, मीना गोयल, मनीषा जोशी, निधि गर्ग, पूर्वा गर्ग, प्रियांशु चंदा, मुखिया सरिता अग्रवाल, दीपा मिश्रा, मीनू पूनम सिंह, मंजू गुड़िया आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी में आए दिन बदमाशों के मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अलवर बाईपास पर स्थित जोधपुर स्वीट्स भंडार के मालिक पर 50,000 की रंगधारी मांगने पर 2 कार में सवार आधा दर्जन बदमाशों ने मारपीट कर दुकान मालिक को लहूलुहान कर दिया और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों भी तोड़ दिए। पीड़ित दशरथ पुत्र गंगा सिंह राज पुरोहित गांव नारवा तहसील खीनवसर जिला नागौर ने बताया कि मैंने अलवर बाईपास भिवाड़ी में जोधपुर स्वीट्स के नाम से दुकान रखी है। बीते रात करीब 10:30 बजे मैं और मेरी दुकान पर काम करने वाले लड़के दुकान का सामान समेट रहे थे। तब ये 2 कार जिनमें एक सफेद रंग की ऑल्टो नंबर RJ40CA 9063 व एक सफेद रंग की वर्ना गाड़ी जिसके नंबर याद नहीं है हमारी दुकान के सामने आकर रुकी, जिनमें से 5-6 लड़के उतरकर हमारी दुकान के अंदर आए, जिनमें से 3 लड़कों को मैं जानता हूं। ये लड़के पहले भी मेरी दुकान पर आकर मुझसे रंगधारी की मांग को लेकर धमका चुके हैं, जिनके नाम मुकुल पुत्र राकेश ब्राह्मण निवासी गढ़ी सेक्टर 6 धारूड़ा, मनीष पुत्र सतपाल अहिर निवासी खानपुर डाकरा कोट कासिम तथा अभिषेक पुत्र ओम प्रकाश अहिर निवासी धुमेड़ा कोट कासिम है। इन लड़कों में से एक लड़के ने मेरे मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, तुझे दुकान चलानी है तो 50,000 रुपए मंथली दे, नहीं तो भिवाड़ी छोड़ दे। मैंने कहा मैं कोई मंथली नहीं दूंगा, तो इन लड़कों ने मेरे साथ गाली गलौज की। विरोध किया तो सबने मिलकर मेरे ऊपर जान से मार देने की नीयत से धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला किया, जिससे मेरे सर व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। सभी बदमाश चलते चलते मुझे मंथली नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी और अपनी गाड़ी में सवार होकर भाग गए। भिवाड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। अलवर शहर के शिवाजी पार्क पुलिस थाना अंतर्गत क्रॉस पॉइंट मॉल में लगी मूवी ब्रह्मशास्त्र को देखने के लिए 3D चश्मे के एक्स्ट्रा पैसा मांगने का विरोध करने पर दुकानदारों ने मूवी देखने आए दर्शकों के साथ मारपीट की और मारपीट भी इतनी की कि दर्शकों की पीठ पर डंडे के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। दर्शक दीपेश कुमार ने बताया कि आज वह क्रॉस पॉइंट मॉल में ब्रह्मशास्त्र पिक्चर देखने आया था। यह मूवी 3D थी और 3D मूवी चश्मे से ही देखी जा सकती है, इसलिए जब
जब हम चश्मा लेने गए तो उसने हमसे 100 रुपए मांगे। हमारे पास कैश नहीं था और हम फोन पे करना चाह रहे थे और वह फोन पे पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर कहासुनी हो गई और स्टाफ ने दर्शकों के साथ मारपीट की। डंडा लेकर हमें मारने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस झगड़े के बाद तुरंत ही वहां का स्टाफ बदल दिया गया, जिससे मारपीट करने वाले पकड़ में नहीं आए। इस संबंध में शिवाजी पार्क पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अलवर के महिला थाने में किशोरी ने सहेली के भाई के सहित 5 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी चौथमल ने बताया कि शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने शनिवार देर शाम रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह राजकीय माध्यमिक विद्यालय शिवाजी पार्क में पढ़ती थी। उसके साथ सहेली संगीता भी पढ़ती थी। स्कूल में सहेली का भाई विक्की राणा उसे खाना देने आता था। इस दौरान विक्की से उसकी बोलचाल हो गई। करीब 5 महीने पहले विक्की ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और शिवाजी पार्क में एक मकान में ले गया। वहां विक्की राणा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान विक्की राणा के साथी कशिश सोलंकी, नवीन सोनू गोड सहित मोनू जाट मौजूद थे। उन्होंने कमरे के बाहर रहकर निगरानी रखी और विक्की की मदद की। रिपोर्ट में लिखा है कि विक्की ने उसकी अश्लील फोटो बनाने का प्रयास किया। इसके बाद विक्की उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और उन चारों आरोपियों ने उसका सहयोग किया। बाद में विक्की और उसके साथियों ने जान से मारने की धमकी दी। एक विक्की नाम का लड़का था। वो संगीता को स्कूल में खाना देने के लिए आता था। उससे मेरी जान पहचान हो गई। मैंने मना कर दिया था। कशिश सोलंकी बोली कोई बात नहीं जीजू, मैं करा दूंगी सेटिंग, तो आप छोड़ो ये सब बात। फिर तो आप क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, फिर ये कहीं आपको लेके गया क्या? फिर मुझे जबरदस्ती बोला कि ये मार दूंगा, ये तो कमरे पे चल। इतनी जबरदस्ती की थी कि मुझे नशीला पदार्थ खिला दिया था इसने, जो मतलब कि मैं जाने को मन ही करा था मेरा, बस चलो 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 अब यहाँ से चलो कमरे पे। मतलब कि इतनी जबरदस्ती की थी। मेरे कपड़े खुलवा दिए सारे, अपने खुद के कपड़े खुलवा दिए उसने। और फिर उसके साथ ही भाग निगरानी रख रहे थे। वो कौन कौन था इसके साथ? और एक तो सबसे पहले तो कशिश सोलंकी थी, एक नवीन था, एक सोनू गोड था, एक सोनू जाट था। अच्छा, ये आपके साथ गलत काम करने के बाद बाहर मतलब कि मेन रोड पे, एक तो मेन गेट पे खड़ा था और ये सोनू गोड जो मेन रोड पे घूम रहा था इस बाजी पार्क में बेरूबस के यहाँ से। तो हम जाते थे, देखता था ये कहाँ जाएगी, पर वो कमरों के रूम पे नहीं जाता, क्या पता मुझे नहीं पकड़ ले। तो इस वजह से तो रोहित नाम का लड़का ये था ना, वो बाजागर लपेटे में विक्की के साथ ही। अच्छा। और मतलब कितना धमकाया था कि सोनू जाट ने तो पार्क में भी लेके गया मुझे और वो कह रहा था या तो तू उठा ले जाऊंगा घर से या तो तू चल मेरे साथ। इतनी जबरदस्ती कर दी थी और मेरी हिंदी की पासबुक में उसने आग लगा दी थी। कितने टाइम तक धमकाते रहे लगातार? ये मुझे कम से कम 5 महीने हो गए, इतने टाइम से धमकाते रहे। जब घर में जब इतना वो होया माहौल, मतलब कि मेरी तबीयत इतनी अचानक से खराब हो गई, तब ये होश बेहोश हो गई थी मैं। तो मुझे कुछ नहीं पता, मेरे घर वालों ने संभाला मुझे। तो अच्छा, पत्थर फेंके थे वो सोनू जाट ने, ऊपर छत पे से फेंके थे और आज भी पहले भी फेंके थे और अब भी फेंके गए। कल वो सुबह मैं झाड़ू काटी थी मेन गेट पे दरवाजे पर। फिर आपने घर वालों को ये घटना बताई? हाँ बिल्कुल बताई थी सारी घटना मैंने। फिर बगल वाली लड़की ये भी वीडियो कॉलिंग पे बात कराती थी मुझे, पूनम, ये भी विक्की राणा जी से कराती थी मुझे, लगे कर ले कोई बात नहीं। और फिर गहना गुठी दे के चली गई थी मुझे। और विक्की ने मुझे छल्ला बनाया, सब कुछ किया हुआ है उसने मेरे साथ। शादी का झांसा देता था क्या? हाँ, कोर्ट मैरिज करने का झांसा देता था, बस तू भगले बिना कपड़ों में आ जाना, भग के नहीं। और तुझे कोई बात नहीं। फिर बोल रहे थे कि मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए, कैसे पैदा करके दे दो उसे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज राज ऋषि कॉलेज के बाहर गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया गया। मुकेश यादव ने बताया कि कई बार प्रधानाचार्य को ज्ञापन देने के बाद भी कॉलेज की व्यवस्था नहीं सुधारी जा रही है, जिनकी प्रमुख मांगों में एनसीसी इकाई की व्यवस्था करने, महाविद्यालय में पुस्तकालय वाचनालय खुलवाने, पार्किंग में फोन व अन्य सामग्री रखने के लिए व्यवस्था करने, गार्ड के लिए कमरा बनवाने, बाहरी व्यक्तियों का कॉलेज में प्रवेश निषेध करने, पानी की उचित व्यवस्था करने, मेडिकल व ई मित्र की व्यवस्था करने, पुलिस चौकी में कैंटीन की व्यवस्था करने, स्काउट व एनसीसी में 20% सीट बढ़ाने आदि है। प्रदर्शन के दौरान मांगों को नहीं मानने पर भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मैं मुकेश यादव, राज ऋषि महाविद्यालय एबीवीपी इकाई अध्यक्ष। देखिए साहब, एनसीसी हमारा बहुत पुराना मुद्दा रहा है, जिसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं और आज भी मैं। इसके अलावा महाविद्यालय में कई ऐसी मांगे रही हैं जिनके लिए हम लगातार संघर्षरत रहे हैं। प्रिंसिपल सर को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उन पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पानी के लिए पहले भी मांग करी, हमने प्रदर्शन भी किया था। एक वाटर कूलर को ठीक करवा के अब पीछे उधर डिपार्टमेंट बोटनी और वो जूलॉजी और इधर स्टाफ रूम के पीछे है ना, नल टूटे हुए पड़े हैं और वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। जोड़ बने हुए हैं और उनमें गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जो नल में वापस जाकर उनमें सुअर नहाते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। कक्षाओं में साफ सफाई नहीं है। आप महाविद्यालय के अंदर जाके देख रहे हो, जो गर्मियों के अंदर आंधी आई थी ना, उससे पेड़ पौधे टूट के पेड़ों के जो टहनियाँ टूट के पड़ी थी वो अभी भी पड़ी है। साफ सफाई का नाम कोई चीज़ नहीं है। गार्ड के लिए वहाँ पे कोई रूम नहीं है। और जो मोबाइल वगैरह पार्किंग वाले रखते हैं ना, वो 10 रुपये तो लेते हैं, उनके पास भी सुरक्षित रखने की कोई जगह नहीं है। जैसे एग्जाम देने बच्चे चले गए और बारिश आ गई तो भीग ही जाते हैं, मोबाइल बैग या कोई भी अपने कीमती सामान होते हैं ना, बुक्स वगैरह। उसके अलावा बाहरी व्यक्तियों का निषेध करवाने के लिए हमने स्थायी पुलिस चौकी की मांग कर रखी है, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुस्तकालय में कक्षाओं में एक दिन ही हर एक कक्षा को, जैसे फर्स्ट ईयर को एक दिन दिया, सेकंड ईयर को एक दिन, उसी प्रकार से हर कक्षा को, हर ईयर को एक दिन देते हैं। हमारी मांग है कि 2 दिन दो कम से कम। सेमेस्टर समय सारणी 20 दिन और टर्म टेस्ट की कम से कम 15 दिन पहले सूचना दी जाए। स्काउट और एनएसएस में 20% सीटों की वृद्धि करवा रहे हैं। इसके अलावा कॉलेज में सेमिनार, जिसकी फर्स्ट में एडमिशन फीस भरी जाती है, जब भी हमसे पैसे लिए जाते हैं उनके सेमिनार के और अच्छे कार्यक्रमों के, मोटिवेशन सेमिनार वगैरह के, लेकिन कुछ नहीं होता। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कोरोना से पहले हुए थे, लेकिन आज नहीं हो रहे। उसके अलावा पुस्तकालय एनएसएस भवन की मरम्मत करवाई जाए, टूटे फूटे पड़े हैं। पुस्तकालय में वाचनालय के लिए पहले प्रिंसिपल सर ने हाँ भर ली थी, खुलवा दिया था, लेकिन अब फिर से बंद हो गया। ऐसा आखिर क्या कारण हो रहा है? कौन सा दबाव क्या हो रहा है? क्या किया है आज हमने 21 सूत्री मांगों को लेकर के फिर से गेट बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है, और अगर नहीं मानते तो आगे फिर हम रुकने वाले नहीं है विद्यार्थी। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्देशानुसार जिले की कई विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं ने ग्राम सदस्यता अभियान में भाग लिया, जिसमें राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से नंदलाल मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र बैरवा, कपिल मीणा और बहरोड से रघुवीर सैनी, जगन्नाथ गोयल, दीपक बालियाना, जितेंद्र सिंह, सुरेंद्र गुरुजी और किशनगढ़ से एडवोकेट चरण सिंह, रविदास वानी, अमेरिकी राजू आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ग्रामीणों को पार्टी सदस्यता अभियान में जोड़ने का आह्वान दिया। आज पार्टी के निर्देशानुसार कोठारी के बाद में जन संवाद यात्रा की गई, लोगों से संपर्क किया गया। सभी दोनों पार्टियों के कामों से त्रस्त हैं और सभी ने खुशी खुशी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। सभी केजरीवाल जी के कामों से खुश हैं और लोग चाहते हैं कि अब की बार बदलाव हो और बच्चों के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, पानी के लिए, आदि सब कामों के लिए केजरीवाल जी को और राजस्थान में परिवर्तन की जो लहर है, ये 2023 में लोग इसका मन बना चुके हैं। धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत नर्सिंग शिक्षक संघ NTAI शाखा राजस्थान की ओर से 10 सितंबर से कोटा राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय बेस्ट नर्सिंग शिक्षक सम्मान समारोह में राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा और शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष